अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1 इस चैप्टर का। मॉड्यूल 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है आज प्रेजेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक मेजर इवेंट कंसीडर किया जाता है। बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक रिवॉल्ट होता है फ्रेंच पीपल के द्वारा, जिसके कारण पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज अगर हम लोग सिंपल वे में बात करें वन लाइन में, सो इट वाज एन इवेंट जहां पे सोवरेनिटी ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू पीपल, या ये कह सकते हो कि मोनार्की से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ। सोवरेनिटी का मतलब अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। नाउ पावर जो है किसके पास आ गया? पीपल के पास। तो जिन लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया उनको बोला जाता था रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज इनके द्वारा, क्योंकि ये एक तरीके से पावर में थे, दे आर नाउ इन ए गवर्नमेंट, व्हाटएवर डिसीजन दे विल टेक इट्स डायरेक्टली इंप्लीमेंट और इफेक्ट द पब्लिक। ये एक तरीके से पब्लिक के ऊपर जो भी ये डिसीजन लेते थे वो पब्लिक के ऊपर इम्पैक्ट करता था और पब्लिक के हर एक एस्पेक्ट में चेंज किए, जैसे कि कल्चरल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, और भी कई सारे। कहने का मतलब जो भी ये डिसीजन लेते थे उसके कारण पब्लिक का किसी न किसी एक स्फेयर में बदलाव आता था, और यही जो बदलाव थे दे बिकम द बेसिस फॉर दियर कॉमन आइडेंटिटी। यही बदलाव जो थे इनकी कॉमन आइडेंटिटी की तरफ वर्क किया, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशन। तो अब इन्होंने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए थे जिसके कारण कुछ बदलाव हुए, जैसे कि कुछ आइडियल्स और सिंबल्स इस्टेब्लिश किए, सिंबल्स और आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किए, जैसे कि दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ला पैट्री, यानी कि दी फादरलैंड। इन्होंने फादरलैंड के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंतर्गत ये हुआ कि जो कंट्री था पब्लिक उससे अटैच हो रहे हैं, दे कंसीडर कंट्री एज ए फादरलैंड, और ऐसा हम भी करते हैं। लोगों के अंदर इमोशनल अटैचमेंट के लिए वी कॉल इट भारत माता या फिर मदरलैंड। हमारे यहाँ मदरलैंड का कंसेप्ट है, बट आइडिया तो यहीं से आया हुआ है। इसी तरीके से ली सिटोइन दूसरा कंसेप्ट था, ली सिटोइन यानी कि सिटीजन, यानी हमारे कंट्री के अंदर जो रहने वाले लोग होंगे उनमें से सिटीजन होंगे। सिटीजन वो होते हैं बेसिकली जिनके पास अधिकार होता है। याद रखिएगा, सिटीजन का मतलब राइट टू हैव राइट्स ऑफ कंट्री। हर एक कंट्री में कुछ फैसिलिटीज होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। उन प्रिविलेज, उन फैसिलिटीज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो सिटीजन होना किसी कंट्री का ये अधिकार देता है कि उस कंट्री का जो अधिकार है उसको आप यूटिलाइज कर सको। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे कंट्री में अधिकार है 14 इयर्स तक जो है चाइल्ड को पढ़ाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वो गेन कर सकता है। इसके अलावा गरीब लोगों को जो है खाना वगैरह मिलता है। तो ऐसे कई सारे अधिकार, बट वो उसी को मिलेगा जो उस कंट्री का होगा। तो सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमारे यहाँ भी चलता है। तो ये सिंबॉलिक आइडेंटिटी, यानी कि ये दोनों चीज दोनों
हर एक किसी पे लागू हो रहा है। ऐसे ही इन्होंने फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, देयर विल बी अ फ्लैग। अगर आप हमारे कंट्री में भी देखो तो इंडिया में भी हमारा फ्लैग है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप हमारे फ्लैग को ही, फ्लैग की आइडेंटिटी से इजी वे से आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील करोगे, और वो व्यक्ति दुनिया में कहीं पे भी चला जाए, चाहे आप साउथ में हो, चाहे नॉर्थ में, चाहे वेस्ट, चाहे ईस्ट, कहीं पे भी चले जाओ, हमारे लिए फ्लैग सेम है। सो दे इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ फ्लैग, इन्होंने फ्लैग इंट्रोड्यूस किया कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट कर। पॉलिटिकल चेंज की अगर बात करें, पहले का जो फ्रांस था, फ्रांस 3 स्टेट में डिवाइड था, 3 सोसाइटी में डिवाइड था, बेसिकली नोबल, क्लर्जी और जनरल पीपल। तो उसके लिए एक स्टेट जनरल बनाया गया था। स्टेट जनरल का काम ये रहता था कि इसमें जो है अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, वो इस स्टेट जनरल को रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे आएंगे, और इनका काम ये था कि यहाँ पे लॉ मेकिंग का काम करना। कंट्री के अंदर जो भी मेजर डिसीजन हुआ करते थे, ऑल कंसल्टेड बाय द स्टेट जनरल, एंड स्टेट जनरल जो है फ्रांस के तीनों सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। अब क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी ने क्या किया, इस स्टेट जनरल को बना दिया नेशनल असेंबली। अब इसके अंदर जो मेंबर्स थे सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि समहाउ पीपल जो भी ये लॉ बनाते थे सबके ऊपर इंप्लीमेंट होता था। सो वट एवर लॉ दे मेड कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर ऑल, वी कैन से ये भी एक तरीके से कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा था। इकोनॉमिकल चेंज की बात करें तो न्यू वेट मेजर थ्रू आउट द कंट्री, इन्होंने क्या किया, एक ही तरीके के, अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप जो है मार्केट में जाएंगे तो हमारे इंडिया में हर चीज अगर केजी में मिलेगा, मीटर में मिलेगा या लीटर में मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। अगर यही आप जो है किसी और कंट्री में चले जाइए, वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, तो आपको मान लीजिए देखने को मिल जाएगा समथिंग लाइक एलबी, सेंटीमीटर या फिर फैटम, या जो भी इनका यूनिट होगा, कहने का मतलब गैलन। तो ये अलग अलग यूनिट जो है अलग अलग लोकेशन पे यूज होता था, तो इसके कारण जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। दैट इज द रीजन इन्होंने सेम यूनिट वेट एंड मेजर पूरे थ्रू आउट द फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा देखो, फ्रांस मान लो ये एक कंट्री है, फ्रांस एक कंट्री है मान लीजिए ये, अब इसमें अलग अलग जोन बने हुए हैं। अब इन अलग अलग जोन को जब आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी, अरे एक तरीके से टोल टैक्स समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया, जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटी था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, उसको एबॉलिश कर दिया, कैंसिल। तो थ्रू आउट द इकोनॉमिकली यूनाइट कर दिए, एक ही तरीके का वेट एंड मीजर, एक ही तरीके का करेंसी, इन्होंने करेंसी भी चेंज कर दिया था। कल्चरल चेंज में ही आप एक चीज ये भी कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, कल्चरल चेंज में अभी बताया, तो कल्चरल चेंज में इन्होंने क्या किया, नए सॉन्ग्स क्रिएट किए, न्यू हाइम्स, न्यू सॉन्ग्स क्रिएट किए सबके लिए, ताकि लोग सॉन्ग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग यूनाइट फील करें, जैसे कि हमारे कंट्री में भी होता है। हमारे कंट्री में भी राष्ट्रीय गान है, आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, अगर आप नेशनल सॉन्ग बजाया जाता है, यू फील यूनाइटेड। नए नए सॉन्ग्स क्रिएट किए गए, जो लोकल लैंग्वेज हुआ करता था, लोकल डायलेक्ट्स, इसको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को प्रमोट किया गया। अगर हर कोई अगर लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनाइट रहेगा तो ये कंट्री, ये नेशन स्ट्रांग रहेगा। सो ये सारे के सारे एक्टिविटीज, इवेंट्स और डिसीजन टेकन बाय द रिवोल्यूशनरी वर्कड एज अ कॉमन आइडेंटिटी फॉर पीपल, और यही कॉमन आइडेंटिटी क्या था, नेशन। तो ये तो हमारा हुआ कि ये नेशन के कंसेप्ट का ओरिजिन
कैसे ओरिजिन हुआ। अब हम लोग ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये स्प्रेड कैसे होगा। तो आइडिया ऑफ नेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग थोड़ा इसके आगे बढ़ेंगे कि कैसे ये स्प्रेड हुआ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ये स्प्रेड हुआ यूरोप के अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज में, फ्रांस से ये कैसे किसी और कंट्री में गया। तो जो रिवोल्यूशनरीज थे, जिन लोगों ने फ्रांस में बदलाव लेके आए, इन लोगों के मन में एक और बात आया, एक सिर्फ एक थॉट ही सफिशियंट था इसको फैलाने के लिए। तो हम लोग स्प्रेड डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो है फैला, स्प्रेड, इसके फैलाव के बारे में, स्प्रेड या कह लो एक्सपेंशन या वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। सो द पॉइंट इज, जो रिवोल्यूशनरीज थे, रिवोल्यूशनरीज दे थॉट, इनको ऐसा लगा कि इट वॉज देयर मिशन, इनका एम, मिशन एंड डेस्टिनी, और इनका भाग्य है, इनको ऐसा लगता था इट वॉज देयर मिशन एंड डेस्टिनी टू लिबरेट people of Europe from despotic rule। कहने का मतलब, ये जो राजा वगैरह होते हैं, इनके रूल से आजाद कराने का काम फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज को भगवान ने, मतलब इनको चुना हुआ है, इनके अंदर ऐसा विचारधारा आया। तो भाई जैसे अगर मान लो फ्रांस की बात करें, तो ये फ्रांस है, ठीक है, ऊपर हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली। अगर आप वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो ये कहां पे ये अटैच है, आप ये भी दिमाग में रहेगा। ये यूरोप है, इस वाले पोर्शन में, यहां पे फ्रांस है, यहीं पे इटली। तो यहां की स्टोरी है। तो फ्रांस अकेले तो एग्जिस्ट करता नहीं, और भी साथ में कंट्रीज है। इन कंट्रीज के जो आसपास के लोग थे, उनकी क्या कहानी थी। तो पहले थोड़ा सा फंडामेंटल, इसका पहले एक बेसिक समझ लेते हैं। पहले के टाइम में क्या होते थे, रूलर्स होते थे, किंग और पब्लिक। हर एक काम के लिए पब्लिक टोटली डिपेंड होता था किंग पे। फिर जो है एक, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये इवेंट चल रहा है 1790s के टाइम पे, या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी ये वो समय था जब तक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो चुका था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण सोसाइटी के अंदर एक नए तरीके के क्लास डेवलप होना, नया क्लास आ गया जिसको बोलते थे मिडिल क्लास पीपल। मिडिल क्लास पीपल, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट टोटली डिपेंड था इनके वर्क पे, लाइक फैक्ट्री वर्क, लाइक फैक्ट्री ट्रेड, दुनिया में इधर से उधर जाके बिजनेस किया करते थे। इनके पास प्रॉपर्टी थी, बिकॉज ऑफ अर्निंग, दे वर अर्निंग गुड मनी, सो दे वर इन दैट पोजीशन जहां पे ये अपनी अच्छी प्रॉपर्टी खरीद के एक्वायर कर सकते थे। तो ये इस जमाने से, पहले के जमाने से, जहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, पीजेंट्स हुआ करते थे, राजा की जमीन पे पीजेंट्स का काम करना, ये इससे परे समाज हो चुका था। कुछ ऐसे सोसाइटी में लोग आ गए थे जिनको बोलते थे मिडिल क्लास। ये एजुकेटेड भी थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब ये राजा से इस बात से दुखी थे कि राजा कभी भी मनमाने तरीके से टैक्स वगैरह लगा देते थे।
सो इट वॉज क्लियर कि ये जो है राजा के रूल को लाइक नहीं करते थे। एट द सेम टाइम ये जो प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर किए, अर्न किए हैं, इसको भी ये प्रोटेक्शन चाहते थे। तो जितने भी यूरोप के अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो लोग वहां पे थे, वहां पे इस तरीके के लोग एग्जिस्ट करना शुरू हो गए। इन्होंने क्या किया, फ्रांस के रिवॉल्यूशन को बहुत प्रमोट किया। इनको भी लगना लगा कि यार राजा का रूल खत्म होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी मोनार्की टाइप ऑफ थिंग्स। इवन अगर इसका आप एक एग्जांपल लोगे तो जर्मनी का एक ईयर बुक हुआ करता था, उसमें एक फोटो प्रिंट किया गया जिसमें एक तरफ बेस्ट स्टाइल का फोटो था। बेस्ट स्टाइल बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो रिवोल्यूशनरीज यानी लोगों ने इस बेस्ट स्टाइल जो फोर्ट था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो इट वाज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट मोनार्की। तो बेस्ट स्टाइल पे अटैक करना, इट वाज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट मोनार्की। सेम वे से जर्मनी के एक ईयर बुक में एक और साइड में एक फोटो बना था जिसमें था कैसल फोर्ट। मतलब ये शो कर रहा था कि पब्लिक को, जर्मनी के लोगों को इस फोर्ट पे जाके अटैक करना चाहिए एंड दे शुड लिबरेट द पीपल फ्रॉम डेस्पोटिक रूल। और वो कहां से इंस्पायर हो रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। मीन्स इट वाज क्लियर कि लोग तो इंस्पायर हो रहे थे। इवन अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप पढ़ोगे कि वहां पे जैकोबिन क्लब बनाया गया था। जैकोबिन क्लब हुआ ये था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब नेशनल असेंबली बनाया गया तो सबको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था, सिर्फ एक्टिव सिटीजन को ही वोटिंग राइट दिया गया। कुछ ऐसे लोग बच गए जो ज्यादातर गरीब, एक्टिव सिटीजन में वो लोग आते थे जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करता था, पैसे वाले लोग थे। कुछ ऐसे लोग बच गए जिनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, उनको बोला जाता था पैसिव सिटीजन। और पैसिव सिटीजन ज्यादातर गरीब लोग थे। इन लोगों ने अपना एक क्लब बनाने लगे, जैकोबिन क्लब। अब इस क्लब से इंस्पायर होके अदर पार्ट ऑफ यूरोप में लोग एक तरीके से पॉलिटिकल क्लब फॉर्म करने लगे। एक तरीके का ये पॉलिटिकल क्लब था, इसको बनाने लगे। तो एक बात तो क्लियर था, यहाँ जहां एक तरफ मिशनरी रिवोल्यूशनरीज ये सोच रहे हैं कि ये हमारा भाग्य है, ये हमारा डेस्टिनी है कि हम ही वो लोग हैं जो यूरोप के लोगों को आजाद कराएंगे डेस्पोटिक रूल से। एट द सेम टाइम पीपल ऑफ यूरोप खुद को अटैच कर रहे थे फ्रेंच रिवोल्यूशनरी से। तो एक बात तो क्लियर है, इधर ये लोग फैलाना चाहते, उधर वो लोग रेडी है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस ने अपने आसपास के एरिया में आर्मी को सेंड किया। फ्रांस ने रिवोल्यूशनरीज आर्मी को सेंड किया। फ्रेंच यानी कि फ्रांस जो कंट्री था, इसके कारण जो हॉलैंड एक कंट्री था उसको अपने कब्जे में ले लिया। हॉलैंड में जाके अटैक किए, यहाँ बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इसके अलावा इटली में। सो मेजर पार्ट ऑफ यूरोप, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ पे फ्रांस के रिवोल्यूशनरी जाके इस एरियाज को क्या कर लिए, कंट्रोल करना शुरू कर दिए। और जब फ्रेंच आर्मी इसमें एंटर कर रही थी, फ्रेंच आर्मीज एंटर्ड, इनको कंसीडर किया गया एज ए हर्बिंजर ऑफ लिबर्टी।
लिबर्टी, कि यही हमारी आजादी का तरीका है। तो इनको अगर कोई रास्ता दिखाया, पेव्ड वे, इनको रास्ता दिया गया बाई रेस्पेक्टिव पीपल ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज, पीपल ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज। कहने का मतलब ये है कि ये लोग ही थे इस कंट्रीज के जिन्होंने ये खुद ही कहे कि आ जाओ, आप हमारे कंट्री को आजाद कराओ। सो इस तरीके से आइडिया ऑफ नेशन स्प्रेड होने लगा। कहने का मतलब जो भी चेंजेस ब्रॉट बाई रिवोल्यूशनरीज आल्सो, उसको इंप्लीमेंट कहाँ किया जाता था? इंप्लीमेंट इन कंट्रोल्ड एरियाज, जो इनका कंट्रोल्ड एरियाज था उसमें भी इंप्लीमेंट होता था। इसी तरीके से फ्रांस में हुआ ये कि यहां पे नेपोलियन का रूल आ गया, नेपोलियन ओवरटेक फ्रांस। ये इवेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही पढ़ोगे, अभी के लिए बस जानिए। नेपोलियन जब फ्रांस में आ गया तो नेपोलियन ने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1804 में सिविल कोड। सिविल कोड, उस सिविल कोड के अंतर्गत जैसे कि किसी के पास भी प्रिविलेज नहीं होगा बाय बर्थ, बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के पास भी प्रिविलेज नहीं होगा, यू हैव टू अर्न योर प्रिविलेज। कहने का मतलब नेपोलियन जब आया, नो डाउट ही वांट टू, एक्चुअली इसने किया क्या, इसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, डेमोक्रेसी खत्म, खुद को एम्परर घोषित कर दिया, खुद को एम्परर घोषित कर दिया। मतलब अगेन फ्रांस की स्टोरी ये था कि मोनार्की से स्टार्ट होकर मोनार्की पे खत्म हुआ, जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ। यहाँ पे नेपोलियन था और यहाँ पे लुइस 16। जब ये नेपोलियन पावर में आया तो इसने एडमिनिस्ट्रेटिव को सिंप्लीफाइड करने के लिए, उसे एक बात तो समझ में आ गया कि जो रिवोल्यूशनरीज ने बदलाव किया है वो जरूरी है, तो उसने रिवोल्यूशनरीज के बदलाव को कैरी किया। तो हुआ क्या, कुछ नए चीजें ऐड किया, जैसे प्रिविलेज बाय बर्थ, किसी को भी समाज में बर्थ यानी पैदा होते हैं उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, यू हैव टू अर्न। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ कि कंट्री के अंदर जो भी लॉ बनेगा उसके सामने सभी इक्वल होंगे। प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ये भी था कि जो यूरोप की जो सोसाइटी थी वहां पे फ्यूडल और सर्वडम बड़ा फेमस था। फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम प्रिवेल करता था और सर्वडम। तो इसमें होता क्या था, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को ही एबॉलिश कर दिया। अब इसमें होता क्या था, सेम ऐसे ही हमारे इंडिया में भी होता था, एकता सिस्टम और सामंती सिस्टम, ऐसा सेम चलता था। तो इसमें होगा क्या कि जैसे किंग है, किंग ने किसी सर्टेन एरिया को एक नोबल को दे दिया, जिसको लॉर्ड बोलते थे, मान लो लॉर्ड को दे दिया। ये लॉर्ड क्या करेगा, यहाँ के लोगों से जो भी ये उगाएंगे उसमें टैक्स लेगा, पहला चीज। आल्सो इन्हीं में से कुछ लोग वर्क करेंगे एज ए आर्मी। सो व्हाट दे आर डूइंग, ये लॉर्ड जो है एक तो टैक्स ले रहा, पैसे भी अर्न कर रहा, बाद में ये पैसे किंग तक पहुंचा देगा। और आर्मी यानी कि कल को अगर राजा को कहीं जाके लड़ना होगा तो देयर इज अ आर्मी, क्लियर। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता था फ्यूडल सिस्टम। इसको एंड कर दिया, कोई फ्यूडलिज्म नहीं होगा। सर्वडम में क्या होता था, सर्वडम में एक एरिया है, इसमें मान लीजिए लॉर्ड है, कोई लॉर्ड का मतलब कोई बड़ा अमीर आदमी, इसके अंदर जो वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, एक तरीके से इनको बॉन्डेड लेबर समझ लीजिए, बॉन्डेड
लेबर मीन्स दे हैव टू वर्क फॉर दियर लॉर्ड, सो दैट व्हाट द डिफरेंस। तो इन्होंने सर्वडम को भी खत्म कर दिया, हमारे कंट्री में भी था ऐसा, ठीक है। ये हर जगह सेम सिस्टम ही रहता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। दैट इज द रीजन एक कोट कहा गया, इफ यू डोंट नो द हिस्ट्री यू विल ऑलवेज वल्नरेबल टू रिपीट दैट हिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को एंड कर दिया, सर्वडम को एंड कर दिया, जितने भी मार्केट के अंदर एक गिल्ड यानी कि जैसे कोई गिल्ड सिस्टम को अलाउ कर दिया, यानी कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, जैसे कपड़े का व्यापारी है, तो कपड़े के व्यापारी वाले लोग अपना एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं अपने इजी बिजनेस के लिए। थ्रू आउट द यूरोप जो भी कस्टम ड्यूटीज वगैरह थे वो तो एंड हो ही गया था। तो ये सारी चीजों के कारण जो है नेपोलियन, इसी को नेपोलियन कोड भी कहा जाता था। नेपोलियन ने जो है इस तरीके के चीजों को इंप्लीमेंट किया। नो डाउट जो मिडिल क्लास पीपल थे, मिडिल क्लास पीपल, पीजेंट्स हो गए, इन सबके लिए बड़ा ही फेवरेबल था उस टाइम पे। जैसे अगर एक कोई बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन के लिए क्या था, इनका प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन हो रहा है, दे आर अलाउड टू मूव थ्रू आउट द कंट्री, इनका फ्रीली कैपिटल, पैसा या कह लो गुड्स, सामान आसानी से मूव कर सकता था। इन्होंने कंट्री का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम या कह सकते हो आप इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप इजी वे से एक जगह से दूसरे जगह सामान यानी कि रोड वगैरह अच्छा बनवा दिए। तो नो डाउट इट वाज फेवरेबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। सब बट व्हाट रियलिटी इज, क्या सबके लिए ये अच्छा था, सबके लिए सही था? सी क्वेश्चन यही है कि जो बदलाव हुआ क्या वो वाकई में सबके लिए बेहतर था? तो हुआ ये कि जब फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज अटैक किए दूसरे एरियाज में, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, क्योंकि इनका जो एम था, इनका जो मिशन था वो लिबर्टी को स्प्रेड करना, ठीक है, इसी को ऐसी कर सकते, लिबर्टी को स्प्रेड करना। अब इसके लिए क्या चाहिए भाई, तुम एक तरीके से क्या कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, वॉर कर रहे हो अगेंस्ट अदर कंट्रीज, इट्स अ काइंड ऑफ वॉर। वॉर के लिए चाहिए क्या, पैसा, मनी, दूसरा चाहिए आर्मी। तो हुआ क्या, ये जिस एरिया को अपने कंट्रोल में लेते थे, सपोज करो ये हॉलैंड है, शुरू में हॉलैंड के लोगों ने जैकोबिन क्लब वगैरह बना के आ जाओ बड़े इजी वे से सबको प्रमोट कर दिए। लेकिन जब यहाँ पे आर्मी आई, फ्रेंच आर्मी, तो अब जो नया रूल जो इस्टेब्लिश हुआ उसके अंतर्गत यहाँ के लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा था ज्यादा, यहाँ के लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा था। एट द सेम टाइम पीपल हैव टू फोर्स्ड या कह सकते हो कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब इनको जबरदस्ती, फोर्सफुली आर्मी का पार्ट बनाया गया। अरे सिंपल सी बात है ना, मैं क्या कह रहा हूं कि जब वॉर करना है तो इसके लिए पैसा चाहिए, और आर्मी, पैसा यहां से मिल रहा है, टैक्स इनका बढ़ गया, आर्मी इनको चाहिए तो इनको जबरदस्ती फोर्स में पार्टिसिपेट किया। तो पब्लिक को रियलाइज होने लगा कि हाँ एक बात तो क्लियर है, लिबर्टी जो प्रॉमिस किया गया, whatever promised us in the name of liberty, it doesn't give us political liberty। ये पॉलिटिकल आजादी नहीं था। अगर कोई मान लो इनके रूल के अगेंस्ट लिखता था, इमीडिएटली उनके ऊपर सेंसरशिप लग जाता था। सेंसरशिप आप कह सकते हो एक तरीके से लीगल बैन, कि तुम आर्मी के यानी फ्रेंच आर्मी के प्रति कुछ नहीं लिख सकते ये दुनिया में। तो इसी चीज पे एक पिक्चर बनाया गया, एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम अभी हम लोग देख लेंगे। उन्होंने क्या किया कि पिक्चर बनाया कि किस तरीके से फ्रेंच आर्मी जो है क्या कर क्या रही है। तो इस पिक्चर में जो है, इस पिक्चर के अंदर ये था कि फ्रेंच आर्मी एक ट्री को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है।
जिस ट्री को बोला जाता था ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी। तो फ्रेंच आर्मी यहाँ पे ब्लू व्हाइट ड्रेस में आपको पिक्चर में मिल जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे किसके द्वारा बनाया गया है। जर्मन आर्टिस्ट थे, ये कोशिश कर रहे थे यहाँ पे लिबर्टी यानी आजादी को इस्टेब्लिश करना, और इसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है टेक लिबर्टी फ्रॉम अस, टेक लिबर्टी फ्रॉम अस, मतलब ऐसा ही कुछ एग्जैक्टली नहीं बट आइडिया समझ लो। इसके ऊपर लिखा था टेक लिबर्टी फ्रॉम अस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमैनिटी। बट इन रियलिटी इसी पिक्चर के अंदर ये भी शो किया गया था कि यहीं पे फ्रेंच आर्मी, कोई एक किसान जो है कुछ अपना सामान लेके जा रहा तो उसके साथ शोषण कर रहे हैं उनका, कोई एक वुमेन है वुमेन के साथ शोषण कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो है फ्रेंच आर्मी के ये भी रूप दिखाए गए इसी फोटो में कि ये बात तो कर रहे हैं लिबर्टी का, बट इन रियलिटी दे आर सप्रेसिंग दी सोसाइटी, सप्रेसिंग दी सोसाइटी। सो इट वॉज अ कॉन्ट्राडिक्ट कि ये बात कर रहे हैं लिबर्टी का, नो डाउट, लेकिन सोसाइटी को लिटरली हार्म कर रहे हैं, पॉलिटिकल आजादी नहीं दे रहे। तो इट वॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जहां से नेशन का आइडिया स्टार्ट हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने जो अब खुद से प्रॉमिस किए थे इस लिबर्टी को स्प्रेड करने का, कंसेप्ट ऑफ नेशन को स्प्रेड करने का, जिसका कारण ये हुआ कि फैला तो दिए उन्होंने, लेकिन इन रियलिटी जो बाहर के अदर कंट्रीज के लोग थे उनको उस तरीके का अधिकार नहीं मिला। जर्मनी के एक सिटी में जिसका नाम था लिप्जिग, यहां पे एक बैटल होता है, बैटल ऑफ लिप्जिग, या इसको कह सकते हो आप बैटल ऑफ नेशन, बैटल ऑफ नेशन। इस वॉर में 1813 में होता है। इस वॉर में नेपोलियन हार जाता है, नेपोलियन हार जाता है, जिसके कारण एक पिक्चर ड्रॉ किया गया, उसमें ये सिंबलाइज कर रहा है कि नेपोलियन एज ए पोस्टमैन start to losing countries which they have won earlier, they have controlled earlier, जैसे कि इटली। तो इस पोस्टमैन के बैग से कई सारे लेटर्स वगैरह जा रहे हैं, वो ये सिंबलाइज कर रहा है कि कैसे पोस्टमैन यानी कि नेपोलियन वापस जा रहा है फ्रांस, और इस दौरान कैसे ये कंट्रीज को लूज कर रहा है। सो इटली, प्रूशिया, हॉलैंड एक्सेट्रा, ऐसे कंट्रीज को लूज करते हुए दिखाया गया। तो नेपोलियन का कैसे राइज हुआ, कैसे इसने एरिया को कंट्रोल किया, क्या क्या चेंज लेके आया, उस चेंज को कैसे पीपल ने रिजेक्ट किया, और फाइनली जो है ये एक बैटल ऑफ लिप्जिग के कारण स्टार्ट टू लूज कंट्रोल्ड एरियाज। ठीक है, और यहाँ पे ये मॉड्यूल जो है एंड